नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज तारीख है 6 जुलाई 2025 और ये हमारी समसामयिक विषयों की श्रृंखला का पहला भाग है। आज हम कुछ ऐसी खबरों पर, कुछ दस्तावेजों पर बात करेंगे जो खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इसमें सरकारी नीतियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते, अर्थव्यवस्था और कुछ और ज़रूरी घटनाएं भी। हाँ, और जैसा हम अक्सर करते हैं, स्रोतों से खास जानकारी निकालना। कुछ मुद्दे शायद पहले सुने भी होंगे, तो एक रिवीजन जैसा हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले केंद्र सरकार ने एल्यूमिनियम और तांबे को लेकर कुछ नीतिगत दस्तावेज जारी किए हैं। हैदराबाद में कोई सम्मेलन हुआ था शायद। जी हाँ, बिल्कुल। हैदराबाद में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, वहीं ये दस्तावेज सामने आए। देखिए, इनका लक्ष्य है कि 2047 तक जो हमारी घरेलू ज़रूरतें हैं इन धातुओं की, वो पूरी हों, और साथ ही कच्चे माल की सप्लाई भी, मतलब वो सुरक्षित रहे। अच्छा। जैसे तांबे वाले दस्तावेज में तो ये अनुमान है कि 2047 तक मांग 6 गुना बढ़ जाएगी। 6 गुना? हाँ, और 2030 तक सालाना 50 लाख टन गलाने की क्षमता जोड़ने का लक्ष्य रखा है। और ऐसा ही एल्यूमिनियम के लिए भी है। उत्पादन 6 गुना बढ़ाना और बॉक्साइट खनन क्षमता भी वो करीब 150 मिलियन टन सालाना तक ले जानी है। हाँ, और ये दोनों धातुएं तो मतलब आजकल बहुत चर्चा में है। हरित ऊर्जा, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के लिए बहुत जरूरी है ना? बिल्कुल, एक तरह से भविष्य की जरूरतें पूरी करने की तैयारियां ये। सही। अच्छा, घरेलू क्षमता तो ठीक है, पर भारत विदेशों में बसे अपने लोगों से भी जोड़ रहा है। त्रिनिदाद और टोबैगो से कुछ खबर है इस बारे में। जी, ये एक अहम घोषणा हुई है। वहाँ अब भारतीय मूल की 6ठी पीढ़ी तक के लोगों को भी ओसीआई कार्ड मिल सकेगा। 6ठी पीढ़ी तक? ये तो काफी बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि वहाँ की आबादी का आप देखिए लगभग 40% हिस्सा भारतीय मूल का है, और इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जिनके पूर्वज गिरमिटिया मजदूर थे। अच्छा। तो ओसीआई कार्ड से उन्हें भारत आने जाने में आसानी होगी, वीजा नहीं लगेगा, यहाँ काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हाँ, कुछ तरह की जमीन जैसे खेती या बगान वाली वो नहीं खरीद सकते, पर बाकी संपत्ति रख सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने गिरमिटिया समुदाय का एक डेटाबेस बनाने की बात भी कही है। हाँ, ये अच्छा कदम है। अब जरा वैश्विक मंच की बात करें। भारत अफ्रीका संबंध, हाल ही में घाना की यात्रा भी हुई थी प्रधानमंत्री की, इसमें क्या खास रहा? बिल्कुल, भारत लगातार ये कह रहा है कि वो अफ्रीका के विकास में एक पक्का साथी है, और इसके कई नए पहलू दिख रहे हैं, जैसे ग्लोबल साउथ की आवाज बनना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है कि भारत की कोशिशों से अफ्रीकी संघ G20 का स्थायी सदस्य बना। हाँ, वो तो बड़ी खबर थी। जी, फिर अफ्रीका का अपना जो विकास का एजेंडा है, एजेंडा 2063, भारत उसका समर्थन करता है। व्यापार भी बढ़ रहा है, लगभग $100 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार है। और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उनमें सुधार की बात भी भारत लगातार उठा रहा है। भारत की ये पूरी भागीदारी सागर और अब महासागर वाले दृष्टिकोण पर आधारित है। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था की तरफ आते हैं। PNGRB, ये जो गैस पाइपलाइन वाला नियामक बोर्ड है, इसने कुछ नियमों में बदलाव किया है। वो एक राष्ट्र एक ग्रिड एक टैरिफ वाला जो लक्ष्य है। हाँ, PNGRB ने प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ नियमों में ये दूसरा संशोधन है। इसमें बड़ा बदलाव ये है कि जो यूनिफाइड टैरिफ जोन थे, वो पहले 3 थे, अब घटाकर 2 कर दिए हैं। अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे गैस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जो किराया लगता है, उसकी गणना थोड़ी आसान हो जाएगी, और शायद कुछ मामलों में लागत कम भी हो सकती है। और एक और अहम बात, जो घरों में CNG और PNG इस्तेमाल होती है, उसके लिए पहले जोन 1 का सस्ता टैरिफ था, अब उसका फायदा पूरे देश को मिलेगा। पूरे देश को? ये तो अच्छी बात है जी। और एक पाइपलाइन डेवलपमेंट रिजर्व भी बनाया गया है, ताकि पाइपलाइन नेटवर्क बढ़ाने के लिए पैसा लगातार मिलता रहे। ठीक है। वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक और खबर स्पेन के सेविला से है। विकास के लिए वित्त पोषण पर कोई सम्मेलन हुआ? जी हाँ, सेविला में ये विकास के लिए वित्त पोषण पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। वहाँ सेविला प्रतिबद्धता नाम का एक वैश्विक ढांचा अपनाया गया है। सेविला प्रतिबद्धता? हाँ, इसका मेन मकसद है कि जो विकासशील देश है, उनको सतत विकास लक्ष्यों, मतलब SDGs के लिए जो सालाना $4 ट्रिलियन कम पड़ रहे हैं। $4 ट्रिलियन? बहुत बड़ी रकम है ये तो। जी, तो उस कमी को कैसे पूरा किया जाए, इसके रास्ते ढूंढना। इसमें सिर्फ पैसा देना नहीं, बल्कि कर्ज की जो चुनौतियां हैं, उनसे निपटने के नए तरीके भी सुझाए गए हैं।
जैसे ऋण स्वैप की बात है, मतलब देश का कर्ज कम कर दिया जाए अगर वो पैसा पर्यावरण या विकास के कामों में लगाए। अच्छा, ये दिलचस्प है। हाँ, और मुश्किल समय में कर्ज चुकाने पर रोक लगे, अमीर लोगों पर ठीक से टैक्स लगे, इस तरह के उपाय भी शामिल हैं इसमें। समझ गया। चलिए अब इतिहास की ओर चलते हैं। अल्लूरी सीताराम राजू जी, हाल ही में उनकी जयंती थी। कौन थे ये और क्यों महत्वपूर्ण हैं? अल्लूरी सीताराम राजू जी, जिन्हें लोग प्यार से मन्यम वीरुडू कहते थे, यानी जंगलों का नायक, आंध्र प्रदेश के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे वो। मन्यम वीरुडू जी, उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरणा ली और आदिवासियों को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा किया। 1922 से 24 तक जो मशहूर रंपा विद्रोह हुआ, उसका नेतृत्व इन्होंने ही किया था। उन्होंने लोगों को खादी पहनने, शराब छोड़ने के लिए भी बहुत प्रेरित किया। अच्छा, महत्वपूर्ण योगदान था उनका। अब सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी एक खबर, पेंशन को लेकर यूपीएस और एनपीएस में कुछ नया है? जी, वित्त मंत्रालय ने ये साफ कर दिया है कि जो टैक्स छूट वगैरह एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में मिलती है, वो सब अब यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर भी मिलेगी। अच्छा, तो दोनों पर एक जैसे टैक्स लाभ होंगे? हाँ, यूपीएस को एनपीएस के अंदर ही एक विकल्प की तरह लाया गया है। ये एक फंड आधारित सिस्टम है, मतलब कर्मचारी और सरकार का पैसा निवेश होता है और इसमें कम से कम 10 साल की नौकरी के बाद रिटायर होने पर हर महीने कम से कम 10,000 रुपए पेंशन की गारंटी है। ठीक है, एक और परियोजना की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर सावलकोट जल विद्युत परियोजना, इसको कुछ मंजूरी मिली है? हाँ, जो वन सलाहकार समिति है, उसने इस प्रोजेक्ट के लिए जंगल की जमीन इस्तेमाल करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, मतलब प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है। अच्छा, ये प्रोजेक्ट उन 6 खास जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है जिनका मकसद है कि सिंधु जल समझौते के तहत भारत को जो पानी मिला है उसका पूरा इस्तेमाल हो सके। और चिनाब नदी, ये कहाँ से निकलती है? चिनाब नदी, जिसे पुराने जमाने में चंद्रभागा या अश्किनी भी कहते थे, ये हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे से निकलती है। ठीक है, एक नया सरकारी पोर्टल भी आया है, यूमीद। ये किस लिए है? उम्मीद, इसका पूरा नाम है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। काफी लंबा नाम है। हाँ, पर नाम से ही काम पता चल रहा है। ये वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट के लिए एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके जरिए वक्फ संपत्तियों की जानकारी रियल टाइम में अपडेट होगी, वेरीफाई होगी, उन पर नज़र रखी जा सकेगी। इसमें जियो टैगिंग भी है, ऑनलाइन शिकायत करने की सुविधा भी है। अच्छा, मतलब वक्त संपत्तियों का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड एक जगह। जी बिल्कुल। चलिए अब आखिर में कुछ और छोटी मगर अहम खबरें देख लेते हैं संक्षेप में। जी, एक तो चुनाव आयोग बिहार में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR शुरू करेगा। इसमें घर घर जाकर वेरिफिकेशन होता है। अच्छा, चुनाव से पहले की तैयारी? हाँ, और दूसरी खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से है। वहाँ भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त घोड़ों के रोगों से मुक्त क्षेत्र बनाया गया है। इसे WOAH यानी विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने मान्यता दी है। इससे क्या फायदा होगा? इससे घोड़ों के एक्सपोर्ट में और बीमारियों को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। ठीक है, और आरबीआई ने भी कुछ किया है? हाँ, आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम में जो अतिरिक्त नकदी मतलब एक्स्ट्रा लिक्विडिटी थी, उसे कम करने के लिए VRR यानी वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो नीलामी का इस्तेमाल किया। ये महंगाई और नकदी को मैनेज करने का एक तरीका है। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें और विश्लेषण, सरकारी योजनाओं से लेकर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और इतिहास तक। हाँ, और आज की बातचीत से एक बात तो साफ है कि कैसे देश के विकास के लक्ष्य, दुनिया के साथ सहयोग और हमारा संसाधनों का सही इस्तेमाल, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ये जो अलग अलग पहल हो रही हैं, इनके बीच तालमेल कितना अच्छा बैठता है। भारत के जो 2047 तक के लक्ष्य हैं, उन्हें पाने में ये तालमेल कितना कारगर होगा? बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है जिस पर आगे भी नजर रखनी होगी। उम्मीद है आज का ये विश्लेषण हमारे श्रोताओं के लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।